नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में वक्त हो चला राजधानी एक्सप्रेस का, लेकिन राजधानी के बारे में हम बात करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको जानकारी देते जालंधर से सामने आ रही है, जहां पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और हो रही है, और साथ ही आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहिंदर भगत की जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि 37,000 वोट का यह आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जालंधर के पश्चिम सीट से जीत रही है। क्योंकि अब तक के जो भी मतगणना की जा रही है उसके तहत में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहिंदर भगत के नाम पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। और ये तो बहुत बड़ा गरीबों के विकास के लिए, गरीबों की डेवलपमेंट के लिए जो भी अनुच्छेद संविधान में डाले हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि वो ही लागू कर दिए जाएं ना, वो ही लागू कर दिए जाएं। तो ये जो भारत है इसमें जो डाउन ट्रोडन जिसको आप बोलते हो, उसका एकदम से वो स्टैंडर्ड जो है वो राइज हो सकता है। ने जीत हासिल कर ली है। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अब तक जो खबर मिल रही थी कि 37,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं अब ये जानकारी है कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहिंदर चुनाव जीत चुके हैं। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो जालंधर के पश्चिम सीट बताई जा रही थी, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहिंदर भगत को जीत हासिल हुई है। और आप इस वक्त देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे ढोल की थाप पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। और इस बीच योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे, और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है, उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय, एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है, वो भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो।
इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती। और अब राजधानी एक्सप्रेस में बात उत्तराखंड की खबरों से जुड़ी हुई करेंगे। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे और 10 जुलाई को यहां पर उपचुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया भी देखने को मिली थी। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। मैंगलोर और बद्रीनाथ में मतगणना अभी भी जारी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट्स भी इसमें सामने आ रहे हैं। तो 2 ऐसी सीटें मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट को लेकर उपचुनाव यहां हुए थे। 10 जुलाई को यहां वोटिंग की व्यवस्था करवाई गई थी और आज नतीजे सामने आने हैं। तो हरिद्वार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। कुछ देर में उपचुनाव के नतीजे भी सामने आने लगेंगे। बद्रीनाथ और मैंगलोर सीटों पर आज मतगणना हो रही है, जिसमें अभी तक के रुझानों के मुताबिक बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जोशीमठ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला 200 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं मैंगलोर में पहले राउंड में बसपा बढ़त बनाए हुए थी और मैंगलोर से बसपा से उबैदुर रहमान ने चुनाव लड़ा था। तो वहीं बीजेपी के पहले राउंड की मतगणना की बात की जाए तो 454 वोट मिले हैं और इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी की हालत उपचुनाव में बीजेपी के पास नजर आ रही है। उत्तराखंड उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर होते हुए भी नजर आ रहा है। राज्य के दोनों ही सीटों पर बीजेपी हारते हुए दिख रही है और वहीं कांग्रेस दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है। तो इस वक्त जो उपचुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों में इस वक्त भी उत्तराखंड की दोनों सीटों से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में थोड़ी सी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 10 जुलाई को जिस वक्त वोटिंग हुई थी और आज मतगणना की प्रक्रिया जारी है, रुझान लगातार सामने आ रहे। कांग्रेस इस वक्त दोनों सीटों पर आगे चल रही है। कुछ नाराजगी कई समुदायों में देखने को भी मिली थी उत्तराखंड में और अब जब यूसीसी का बिल सबसे पहले ड्राफ्ट उत्तराखंड में किया गया था तो इसके प्रति भी जहां कई लोगों की तरफ से इसका समर्थन किया गया था तो कई लोगों ने इसका विरोध भी जाहिर किया था और इससे कई गुना ज्यादा असर भी इन चुनाव में देखने को मिला। तो फिलहाल देखिए 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया यहां पूरी करवाई गई थी और आज नतीजे सामने आ रहे हैं इन दोनों सीटों को लेकर के। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है वहां पर नतीजों को लेकर के, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या अभी भी रुझान बदल सकते हैं? देखिए सुरभि, उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। जिसके बाद अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो कांग्रेस के समर्थक है वो पूरी तरह उत्साहित है। आप तस्वीरों में हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जीत का जैसे जैसे रुझान आ रहा है वैसे वैसे वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उत्साहित है। मेरा नाम फारूक है। देखिए सारे कार्यकर्ता ये तो इस बात का गवाह है कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भाजपा ने षड्यंत्र रचा है, थूकने वाले का थूक उस करारा जवाब काजी निजामुद्दीन मंगलौर की विधानसभा लगातार हम ये उसमें एक विरोध हो रहा था कि जो करता तो बाहर ही है यहाँ नहीं देते तो मंगलौर इस सारे बाहर के लोग यहाँ निजामुद्दीन घराने का अस्तित्व रहा है और उन्हीं की सीट रही है और वही पब्लिक की जनता के मुद्दों को उठा सकते हैं। लोगों क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर आपने अपने मत का प्रयोग किया है? क्या ऐसा विकास कार्य होना है? देखिए, जैसे अभी एमपी के चुनाव में पूरे देश में एक लहर थी कि बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उसी हक की लड़ाई को लेकर काजी निजामुद्दीन जी आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ इंशाल्लाह हम विधानसभा। तो आपने देखा है कि जो समर्थक है वो पूरी तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरह से आने वाला परिणाम होगा और उस आप संजय देखिए, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब बीते चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी को हर सीट से बढ़त मिल रही थी और बीजेपी को समर्थन पूरी तरह से मिल रहा था, लेकिन इन रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि एक यूसीसी भी बड़ा मुद्दा इन चुनाव में रहा है? देखिए, लगातार ही हमने देखा है कि जिस वक्त मतदान लोग कर रहे थे उस वक्त लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अगर कांग्रेस की मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए, क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट एक देहात की क्षेत्र है और वहां किसानों के ऐसे मुद्दे हैं और विकास का ऐसा होना बाकी है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है शायद कांग्रेस के प्रत्याशी ही यहाँ का विकास कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी जैसे जैसे रुझानों का परिणाम नजदीक आएगा किसको जीत मिलती है। जी ठीक है, लेकिन संजय सवाल ये भी है कि आखिर अगर इस वक्त परिवर्तन के मूड में वहां की जनता नजर आ रही है, आपने कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन जब इस बार चुनाव में लोगों ने वोट डाला है तो उनके जहन में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रहे थे? मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां की सड़कों की हालात देखें, वहां के स्वास्थ्य की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों ने पसंद किए हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद ही वहां अपने मत का प्रयोग किया है। और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो मतदान के दौरान कई ऐसे बूथ है जहां पर हंगामा भी हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो वोटर है, उनके ऊपर यह भी आरोप है कि जो लोग हैं जो वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता थे वोट डालने नहीं दे रहे थे। कई ऐसे मामले रहे हैं जिनको लेकर लगातार अब कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और अभी जो राउंड है वो अब बाकी है, उसमें देखते हैं भाजपा को कितना समर्थन मिलता है और कांग्रेस को कितना साथ मिलता है जनता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में बारिश का कहर इस वक्त भी जारी है। भारी बारिश से आवागमन ठप हो गया है, जगह जगह पर भूस्खलन का खतरा अब भी बरकरार है। चक्राता मोटर मार्ग पर खतरा लगातार गहरा रहा है। जॉन झज्जरेट मोड़ की हालत इस वक्त खस्ता बताई जा रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनता बेहद ही परेशान है, त्रस्त नजर आ रही है जनता और इस वक्त हर ओर सिर्फ त्राहिमाम की तस्वीरें दिखाई दे रही है। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी आम हो चली है तो लैंडस्लाइड जैसी दुर्घटना की कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। विकासनगर के चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसे हालात एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं, जिससे आम जन को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। झज्जरेट मोड़ को जॉनसर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है और ये रास्ता आसपास के करीब 400 से ज्यादा गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करता है। स्थानीय लोगों की माने तो वो इस रास्ते पर कई दशकों से जान हथेली पर लेकर के गुजरने को मजबूर है, लेकिन कोई भी सरकार इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। तो एक और जहां लगातार भूस्खलन लैंडस्लाइड की तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं और बीते दिनों भी आपने देखा होगा कई जगहों पर कैसे भूस्खलन की तस्वीर नजर आई। कहीं पर बोल्डर गिरा तो कहीं पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिस वजह से कई जगहों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप नजर आया क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो गए थे और उन रास्तों को खोलने में देरी भी हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तराखंड को लेकर के अभी भी और क्या जानकारी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो अभी भी अलर्ट बना हुआ है, ऐसे में भूस्खलन का खतरा अभी भी क्या बरकरार है या फिर कुछ सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया, चाहे वो कुमाऊं मंडल की बात करें या गढ़वाल में।
दोनों जगह पे अलर्ट जारी कर रखा गया। भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आप अगर बात करें चूंकि 15 से 20 जुलाई तक ये अलर्ट लगातार जारी रहेगा और चूंकि भूस्खलन की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, चाहे वो राजधानी देहरादून से जो विकास नगर लगता हुआ इलाका है, चूंकि जो जौनसार बाबर है उसकी जो लाइफलाइन है वो चक्राता होते हुए जाती है, तो चक्राता में भी भारी भूस्खलन देखने को मिला है। इसके अलावा बद्रीनाथ चारधाम यात्रा रूट बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर भी भूस्खलन देखने को मिला। कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो नैनीताल चंपावत हाईवे पर भी, टनकपुर हाईवे पर भी भूस्खलन देखने को मिला है। तो लगातार भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही। आपदा प्रबंधन केंद्र अलर्ट मोड पे है। पीडब्ल्यूडी टीम लगातार जो मलबा आ रहा है उसको हटाने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन दोनों मशीनों को रख रखा है, जिसके कारण मलबा को तुरंत हटाया जा सके, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अनुज, मानसून के वक्त में और साथ ही अगर पहाड़ों का अमूमन तौर पर भी जिक्र करें तो इस बीच में जैसा हमने जोशीमठ का हाल देखा, कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का कार्य रोक दिया गया था। क्या अभी भी इन जगहों पर जहां पर भूस्खलन हुई है, क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अब भी जारी है? बिल्कुल, अगर कंस्ट्रक्शन काम की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन काम चूंकि बारिश के चलते रोक दिया जाता है। पहाड़ी जनपदों में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पहाड़ का जो काटना या वहां पे रोड बनाना, वो काम फिलहाल रोक दिया जाता है, क्योंकि कई जगह से मलबा आने की उम्मीद होती है कि कहीं पे जो है बादल फट सकता है या कहीं पे लैंडस्लाइड जैसे ऊपर से पत्थर आ सकता है रोड पे, तो उसको लेकर के जो वहां का कंस्ट्रक्शन का काम है वो रोक दिया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे मलबा गिरने से रोड क्षतिग्रस्त हो जाती है, वहां पे वो रोड बनाई जाती है। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो अलर्ट मोड पे आपदा प्रबंधन केंद्र और जिले की जो टीम है उनको अलर्ट मोड पे खास तौर पर रखा गया है। डेली राज्य सचिवालय में इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि कहाँ किस प्रकार का कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ। जिन जिलों में ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ भारी बारिश, वहां पे जो नदी किनारे लोग रहते हैं उनको प्रशासन सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा रहा है। नदियां सारी उफान पे है, चाहे वो गंगा नदी की बात करें, अलकनंदा की बात करें, तमाम नदियां जो है उफान। ठीक है अनुज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उत्तराखंड के नाम दर्ज हुआ है एक और कीर्तिमान। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान दिया गया है। उत्तराखंड ने एसडीजी में लगाई है ऊंची छलांग। एसडीजी में शीर्ष स्थान मिलने पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया। अग्रणी राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है उत्तराखंड। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। राज्य का विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 और 24 के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और इसी के तहत उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इस रिपोर्ट में प्रदेश ने पहला स्थान पाने में कामयाबी हासिल की है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य के तहत राज्यों के आर्थिक से लेकर दूसरी विकास की गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग तय करता है, जिसमें कि इस बार उत्तराखंड ने ऊंची छलांग लगाई है और इसी पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। तो वहीं लक्सर से खबर है, जहां लक्सर में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिक्षा अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। शिक्षा अधिकारी अयाउद्दीन पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षक से 10,000 रिश्वत लेने का आरोप है। लक्सर में शिक्षक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस टीम ने खानपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अयाउद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विजिलेंस रेणु लोहानी ने बताया कि आरोपित अधिकारी ने जांच में क्लीन चिट देने के लिए शिक्षक से 10,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की थी। शिक्षक ने इसकी शिकायत विजिलेंस को दी भी थी, जिसके बाद से अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि शिक्षा अधिकारी को लेकर के घूस लेने का मामला सामने आया था और घूस लेते हुए मास्टर साहब को पकड़ भी लिया गया। अभी 4-5 महीने पहले एक नए व्यू आए हैं नाम के, तो इन्होंने क्या क्या सभी शिक्षकों मतलब पीड़ित कर रखा था कि ये सबसे पैसा चाहिए था, किसी बहाने से, किसी पे कैसा, किसी पे कैसा, किसी पे कैसा। मेरे सब भी इन्होंने पहले भी 10,000 रुपये लिए, इस महीने फिर 10,000 की मांग करे थे। तो कल मुझे अपने ओम को बुलाया कि वहीं पे आ जा, मैं उनके ओम पर चला गया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है सब। वो बोल रहे कि भाई 10,000 रुपये देने पड़े। सर मैंने पिछले महीने दिए ही हैं, हर बार हर महीने स्कूल बंद रहे। तो जोशीमठ के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। बोल्डर गिरने की वजह से मार्ग बंद हो गया था। सभी वाहनों के लिए अब सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। पैदल यात्रियों के लिए भी अब ये मार्ग पूरी तरह से खुल चुका है। चमोली पुलिस ने एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास बंद हुआ था सड़क मार्ग और अब पैदल यात्रियों और सभी वाहनों के लिए, यानी कि चाहे वो वाहन छोटे हैं या फिर बड़े वाहनों के लिए भी अब रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया। बीते कल तक आपको ये जानकारी थी कि पैदल यात्री और छोटे वाहनों की ही सिर्फ आवाजाही की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई थी, लेकिन अब बड़े वाहनों को भी आवागमन में सुविधा दे दी गई है। सड़क पर बड़े पत्थरों और मलबा आने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया था और उत्तराखंड पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि जो रूट डाइवर्ट भी करना पड़ रहा था, रास्ते को ब्लॉक करना पड़ गया था, लेकिन वहां से मलबा हटा लिया गया है और रास्ते को पूरी तरीके से तमाम वाहनों के लिए खोल दिया गया है। तो ये पूरा मामला हम आपको जोशीमठ का बता रहे हैं। दरअसल जोशीमठ में बोल्डर गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हुआ था। ये जो हमारे लिए बिहारियों के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। नहीं, हाईवे कल इसलिए रोका गया है क्योंकि छोटी गाड़ियां बहुत हैं, इनको ही क्रॉस किया जा रहा है। बाद में हाईवे कल भी निकाला जाएगा। हमारे पास मशीनें कम से कम मैक्सिमम जगह जगह से मंगा लिए थे। 7 एक्सकेवेटर थे, राग डीलर थे। काफ़ी हम मशीनें जैसे भी 6 लगा दिए थे। काफ़ी मशीनें लगा दिए, जितना हमें ज़रूरत था उतना हम लगा दिए थे। एक आते थे, दूसरा लगा देते थे। इसी टाइप से हम लोग काम करके सुचारू कर दिए यात्रा। ये जो हमारे लिए बिहारियों के लिए बहुत। और चलिए इसी के साथ फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।